मैं आज फिर से एक नई गणितीय वस्तु यानी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और उसके बीच में लगने वाली संक्रिया यानी द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और थोड़ा उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। तो वह गणितीय वस्तु है इस बार सदिश, जिसको हम अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी वेक्टर हैं तो कई बार हम ए प्लस बी की बात करते हैं, कई बार ए माइनस बी की बात करते हैं, कई बार ए डॉट बी की बात करते हैं, कई बार ए क्रॉस बी की बात करते हैं। अब ये जो डॉट है ये तो द्विआधारी संक्रिया ही नहीं है, क्योंकि द्विआधारी संक्रिया के लिए आवश्यक है कि ए और बी को मिलाकर जो मिले वह भी उसी प्रकार की गणितीय वस्तु मिले यानी सदिश मिले, जबकि यहां तो हमको एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर मिलता है। इसे हम लेंगे नहीं क्योंकि ये इसी का एक तरीके से निगेशन है, एक तरीके से उसका प्रतिलोम है, इनवर्स है, तो इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। तो केवल इन दो बाइनरी ऑपरेशन की बात होगी और उसके साथ हम बात करेंगे। तो इस बार हमारे साथ एक तरीके से जो गणितीय वस्तु है वो हम लेकर चल रहे हैं वेक्टर और द्विआधारी संक्रिया। वो लेकर चल रहे हैं प्लस, ये देखिए एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं कि बड़े साधारण सा है ए प्लस बी, इसका नियम भी जानते हैं किस प्रकार से जोड़ते हैं। जो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, पैरेललोग्राम है, कलवा है, उसके द्वारा हम ए और बी वेक्टर को जोड़ते हैं। तो इसमें जो क्रम विनिमय नियम है वो तो पूरा होता है, कम्यूटेटिव लॉ तो पूरा होता है। इसी प्रकार से जो एसोसिएटिव लॉ है यानी साहचर्य नियम है वो भी यहां पर पूरा होता है और बस। तो ये दोनों के दोनों नियम यहां पूरे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वेक्टर है, क्योंकि ये इसको ऐसा कैसे छोड़ देता है। और किसी भी वेक्टर ए के लिए एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम वो क्या है, यहां क्या जोड़ें जिससे कि जीरो वेक्टर आ जाए, तो माइनस ए वेक्टर को जोड़ते हैं। तो इसके मामले में सारी चीजें बड़ी आसान हैं। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी पूरा हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ भी पूरा हो रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है और एडिटिव इनवर्स जो है उस वेक्टर का निगेटिव है, माइनस ए है। मुख्य जो चीज यहां पर है वो है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट। अब उसकी बात हम करेंगे और उसमें थोड़ा सा हमको कुछ नई बातें मिलेगी। तो यहां पर मैं इसकी जगह पर ये कर देता हूं। ये हमको पता है सबको कि ए क्रॉस बी का नियम क्या है। ये एक वेक्टर है, एक सदिश जो ए तथा बी दोनों के लंबवत है यानी दोनों के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ये इसकी विशेषता होती है। तो अब हम यहां पर देखना चाहते हैं कि क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब यह है कि क्रम विनिमय नियम पूरा नहीं होता, नियम पूरा नहीं होता। अब हम आते हैं क्रम विनिमय नियम का मतलब हो गया कम्यूटेटिव। ये यहां पूरा नहीं होता। अब हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ पर। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा सत्य है, क्या ये और ये आपस में सत्य हैं, बराबर हैं। तो हम देखेंगे कि ये बराबर नहीं है, अर्थात साहचर्य नियम पूरा नहीं होता, क्योंकि ये होता है समथिंग टाइम्स बी माइनस समथिंग टाइम्स सी और ये होता है समथिंग टाइम्स बी माइनस समथिंग टाइम्स ए।
यहां क्या आता है, यहां आता है a डॉट सी, और यहां पर आता है a डॉट बी, जबकि यहां पर आता है a डॉट सी और यहां पर आता है b डॉट सी। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब साहचर्य नियम भी, साहचर्य नियम सत्य नहीं है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या यहां पर हमको आइडेंटिटी मिलेगी, तत्समक मिलेगा। ठीक है, तो तत्समक की बात करते हैं, यानी आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो उसके लिए हम ये देखना चाहेंगे कि यदि कोई वेक्टर ए है तो क्या कोई वेक्टर ऐसा ले सकते हैं कि ए वेक्टर ही आ जाए। तो निश्चित रूप से नहीं ले सकते, क्योंकि आप यहां जो भी वेक्टर रखे हैं ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा और ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अर्थात वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसका अस्तित्व नहीं होता, संभव नहीं है। कब संभव नहीं है? जब गणितीय वस्तु वेक्टर है और जब द्विआधारी संक्रिया क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी सदिश गुणन है, तब हमारे पास तत्समक संभव नहीं है। जब तत्समक संभव नहीं है तो उसके प्रतिलोम की बात करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब वो होता ही नहीं है तत्समक, तो आप किसी वेक्टर के प्रतिलोम यानी इनवर्स की बात कैसे करेंगे? वो तो तत्समक पर डिपेंड करता है, आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। और इसलिए जो इस प्रकार की इक्वेशन है, समीकरण ए है क्रॉस एक वेक्टर आपके पास x है और यहां पर आपके पास वेक्टर b है। a तथा b ज्ञात हैं, x निकालना है। तो आप देखेंगे कि यह समीकरण हलनीय नहीं है। हलनीय नहीं, नॉन सॉल्वेबल है। क्यों? क्योंकि आप करते कैसे थे? पहले आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे। ए इनवर्स का तो मतलब ही नहीं है यहां पर, तो इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आप देखिए कि यदि वेक्टर ए और बी दिए हुए हैं और एक दूसरे के बीच में मान लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल है, तो कभी भी कोई एक्स मिलेगा नहीं, क्योंकि यदि कोई एक्स मिल गया तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बी होगा, तो बी एक्स के भी परपेंडिकुलर होगा और बी ए के भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए एक्स मिलेगा ही नहीं। एक संभावना बनती है कि ए कभी कभी ऐसा दे दिया जाए कि बी के परपेंडिकुलर हो। जैसे ए दे दिया मान लीजिए आई प्लस जे माइनस के, और बी दे दिया हमने आई माइनस जे, ये दे दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो उस स्थिति में हो सकता है एक्स निकल जाए, और उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे निकालने के लिए आप, क्योंकि जब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तब तो ये हल होगी ही नहीं, गारंटी है। यहां पर इसको आप x1i प्लस x2j प्लस x3k कहते हैं, और इधर की तरफ b कह दें i माइनस। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके जो भी कुछ आपके पास आएगा उसको आप देखिए कि वो इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे आई कैप कब आएगा? जब आप जे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस x1। और जे का कोफिशिएंट कब आएगा? मतलब आई का कोफिशिएंट कब आएगा? इस बार आपने क्या किया है, ये गलत हो गया। आपको जे को मल्टीप्लाई करना है के से, तो के से करेंगे तो x3 आपके पास आई का कोफिशिएंट आ गया। और आई का कोफिशिएंट कब आएगा? जब के को मल्टीप्लाई करेंगे हम जे से, तो माइनस x2। ये आई का कोफिशिएंट है जो कि हम है। जे का कोफिशिएंट कब आएगा? जब आई को के से करेंगे तो माइनस x3, और के को आई से करेंगे तो प्लस x1। ये आपके पास में जो है माइनस 1 आ गया। और के का कोफिशिएंट तब आएगा जब आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x2 माइनस जे को आई से मल्टीप्लाई करेंगे x1, ये 0 आ गया, क्योंकि वहां पर के है नहीं।
तो आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके देख लीजिए, यदि कोई x1 x2 x3 मिल जाते हैं तो ठीक है, आपका काम चल जाएगा, एक मिले, दो मिले, कितने में मिले, लेकिन साधारणतया इस प्रकार की समीकरण हलनीय नहीं होती है। तो ये मैंने आपको एक जानकारी दी कि हमारी समीकरण हमेशा हलनीय नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास गणितीय वस्तु है और द्विआधारी संक्रिया है, उनके आधार पर ना तो साहचर्य का नियम पूरा हो रहा है, ना हमको तत्सम के लिए आइडेंटिटी मिल रहा है, और इसलिए इनवर्स का तो प्रतिलोम का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केवल हमारे पास द्विआधारी संक्रिया है, तो इस प्रकार की समीकरण हलनीय नहीं होगी, ये हमें यहाँ से पता चलता है। अगली बार जब मैं आपके सामने अगली गणितीय वस्तु लेकर आऊंगा तो वह अति महत्वपूर्ण है, और वह है फलन। तो पहले थोड़ा फलन को परिभाषित करूंगा, फिर फलन को गणितीय वस्तु लेकर उनके बीच में कौन कौन सी द्विआधारी संक्रियाएं हैं उनकी चर्चा करूंगा, और फिर उनके आधार पर समीकरणों के हल की बात करूंगा। आज इतने रखते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।